गरीब की होली। ये कहानी माधव के परिवार की है, जो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता माधव ने गुड़िया को कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। गुड़िया, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। पिताजी, कुछ ही दिनों में होली आने वाली है। आप आज आते समय मेरे लिए रंग और पिचकारी लाना। ठीक है मेरी बच्ची, ले आऊंगा तेरे लिए मैं रंग और पिचकारी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और माधव काम के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन माधव के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। गुड़िया को तो बोल दिया कि रंग और पिचकारी ले आऊंगा, लेकिन उसको क्या पता कि मेरी नौकरी चली गई है। उसको बताऊं भी तो कैसे बताऊं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया है। जो पैसे रखे थे अब वो भी खत्म हो गए हैं। अगर ऐसे ही काम नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे। हे भगवान, आज कैसे भी कुछ काम मिल जाए तो मैं अपनी बच्ची गुड़िया को रंग और पिचकारी दिला दूं। माधव जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन ये बात माधव ने गुड़िया को नहीं बताई थी और ना ही वो उसे बताना चाहता था। जाते जाते माधव एक मिठाई की दुकान पर जाता है। साहब, मुझे काम की जरूरत है। अगर आप मुझे अपनी दुकान पर कुछ काम दे दें तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमें दुकान पर अभी किसी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। माधव अपने दोनों हाथ जोड़कर दुकान के मालिक से बोलता है, मालिक, मैं दुकान में बर्तनों की सफाई कर लूंगा। आप जो बोलोगे वो सब कर लूंगा, बस मुझे काम पर रख लीजिए। अरे भाई, अजीब आदमी हो तुम। हम बोल रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे गले पड़ रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। माधव अपनी भरी हुई आंखों से दुकान के बाहर से निकल जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन अभी तक उसे कोई काम नहीं मिला था। सुबह से शाम हो गई है और कहीं कोई काम नहीं मिला। क्या बोलूंगा गुड़िया को जाकर कि तेरा बाप इस लायक भी नहीं कि उसके लिए रंग और पिचकारी ले सके। गुड़िया की माँ, मुझे माफ कर देना। मैं गुड़िया की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। माधव घर पहुंच जाता है तो गुड़िया अपने पिता का इंतजार कर रही थी और अपने पिता को देखते ही वो खुशी से बोलती है, पिताजी, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। इस समय रंग और पिचकारी वाली दुकानें भी बंद हो गई थी। कल पक्का ले आऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप कल ले आना। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत थके थके लग रहे हो। कुछ नहीं बेटा, आज बस तबीयत खराब सी लग रही है। ठीक है पिताजी, आप जल्दी से खाना खाकर आराम कर लीजिए। माधव गुड़िया को खाना खिलाता है और फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन माधव फिर से घर से काम के लिए निकलने लगता है। अभी गुड़िया सोई हुई है, अभी काम के लिए निकल जाता हूँ। न जाने आज काम मिलेगा या नहीं। हे माता रानी, आज मुझे कुछ काम मिल जाए ताकि मैं अपनी गुड़िया को रंग और पिचकारी ला सकूं। मैं अपनी बेटी से और झूठ नहीं बोल सकता। गुड़िया अपने पिताजी के अकेले बड़बड़ाने से उठ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर भी वो बिना कुछ कहे आंखें बंद करके लेटी रहती है और माधव भी काम की तलाश में निकल जाता है। पिताजी के जाने के बाद गुड़िया उठती है। पिताजी ने मुझे बताया नहीं कि वो फैक्ट्री में नहीं जाते। क्या पिताजी को काम से निकाल दिया है, इसलिए पिताजी कुछ दिनों से परेशान रहते हैं और रात को खाना भी नहीं खाया। गुड़िया माता रानी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे माता रानी, आप मेरे पिता की मदद करो, उनको कोई काम दिला दो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे पिताजी को खुश रखना और उनकी मदद करना। उधर माधव एक दुकान पर जाता है और उस दुकान पर उसे कुछ काम मिल जाता है। देखो, ये सारा सामान गाड़ी में लोड करना है, काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। माधव बहुत खुश हो गया था। बड़ी मुश्किल से आज उसे काम मिला था। शाम तक काम करके दुकान का मालिक माधव को पैसे दे देता है और माधव रास्ते में जाते जाते सोच ही रहा था, गुड़िया के लिए रंग और पिचकारी ले लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। कितने दिनों से बोल रही थी। और कुछ खाने के लिए कुछ सामान भी ले लेता हूँ। इसी बीच एक औरत अपने रोते हुए बच्चे को लेकर आ रही थी। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए,
मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भगवान आपके बच्चे को सारी खुशियां दे। इस माँ की मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। माधव मन ही मन में सोचता है, मेरे पास तो बस यही पैसे हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए सामान लेना है और मैं ये पैसे इनको नहीं दे सकता। इसको तो कोई भी पैसे दे देगा। लेकिन ये सोचते ही उसके मन में न जाने क्या आता है और माधव अपनी जेब से पैसे निकालता है और उस औरत को दे देता है। ये लो कुछ रुपए और जल्दी जाकर अपने बच्चे के लिए दवाई ले लो। मुझसे ज्यादा तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। आपका बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और वो माधव से पैसे लेकर चली जाती है। माधव आज फिर खाली हाथ घर लौट रहा था। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। जब माधव घर जाकर देखता है तो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और अंदर गुड़िया घर में किसी से बातें कर रही थी। ये गाड़ी तो फैक्ट्री के मालिक की लग रही है, लेकिन ये हमारे घर। माधव अंदर जाकर देखता है तो माधव जहाँ काम करता था उस फैक्ट्री का मालिक वहाँ आया था। मालिक आप यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ तुमसे माफी मांगने। ये होली का कुछ सामान देने आया था। कल होली है तो तुम्हारे परिवार के लिए ये कुछ मिठाई और कुछ रंग है। और जिसने फैक्ट्री में चोरी की थी वो पकड़ा गया। हमें माफ कर दो। उस दिन घटिया मोहन की वजह से मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया और तुम्हें चोर समझा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कल उसने फिर चोरी करने की कोशिश की तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम होली के बाद फिर से काम पर आ जाओ। शुक्रिया मालिक, आप मेरे घर पर आए और मुझे फिर से काम पर रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास था कि जो काम मैंने किया ही नहीं, भगवान उसकी सजा मुझे कभी नहीं देंगे। आज तुम्हारी वजह से ही वो लालची इंसान पकड़ा गया। और फिर मालिक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन होली का दिन था और भगवान ने होली से पहले सब ठीक कर दिया था। पिताजी देखो ना, माता रानी ने सब ठीक कर दिया और हमारे लिए कितना कुछ भेजा है। अब हम कल मिलकर होली मनाएंगे। मुझे तो ये रंग बिरंगे रंग देखकर अभी से पिचकारी चलाने का मन हो रहा है। बेटा चलो अभी जल्दी से सो जाओ, सुबह उठकर होली खेलना। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अगली सुबह गुड़िया जल्दी उठ जाती है। कुछ ही देर में मोहल्ले के बच्चे रंग पिचकारी लेकर गुड़िया के घर आते हैं। बुरा न मानो, होली है। सब हंसते हुए गुड़िया को रंग लगाते हैं। गुड़िया भी सब बच्चों को रंग लगाती है और अपने पिताजी को भी रंग लगाती है। फिर वह सभी बच्चों के साथ मिलकर होली खेलते हैं। शंकर नामक एक गांव था। वहां पुष्पा नाम की एक औरत अपने 12 साल के बेटे के साथ रहती थी। पुष्पा बहुत गरीब थी और लोगों के घरों में काम करके वो अपना घर चलाती थी। माँ, इस बार होली पर मुझे भी पिचकारी चाहिए। मेरे सभी दोस्त हर साल नई पिचकारी लाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम मन लगाकर पढ़ाई किया करो, तभी हम इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। पुष्पा घनश्याम सेठ के घर में काम करती थी। वह बहुत धनी आदमी था, लेकिन बहुत ही लालची इंसान था। होली के कुछ दिन पहले पुष्पा घनश्याम सेठ से बोलती है, सेठ जी, होली आने वाली है, इसलिए मुझे इस बार की तनख्वाह जल्दी चाहिए थी। देखो पुष्पा, तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रही हो और तुम्हें तनख्वाह भी पहले चाहिए। नहीं सेठ जी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। आप चाहे सेठानी जी से पूछ लीजिए। बहुत जुबान लड़ाने लगी है तू। जा चुपचाप जाके सारा घर का काम कर, वरना काम से ही निकाल दूंगा। बेचारी पुष्पा वापस घर में जाकर काम करने लगती है। अगले दिन पुष्पा सेठानी से बात करती है, मालकिन, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या आप सेठ जी से बोलकर मुझे तनख्वाह दिलवा सकती हो? सेठानी बहुत ही दरिया दिल औरत थी। वह पुष्पा से बोलती है, तुम चिंता मत करो पुष्पा, मैं होली से पहले तुम्हारी तनख्वाह दिलवा दूंगी। दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। राहुल अपनी माँ से बोलता है,
माँ, होली के दिन आप कौन सी मिठाई बनाओगी? बेटा, अभी मुझे काम के पैसे नहीं मिले हैं, जब मिलेंगे तो कुछ बना दूंगी। अगले दिन पुष्पा सेठ जी के घर काम करने जाती है। तभी राहुल बोलता है, माँ, आज तो पाठशाला की छुट्टी है, क्या मैं आपके साथ चलूं? ठीक है, लेकिन वहां पर जाकर कोई शैतानी मत करना। ठीक है माँ। राहुल पुष्पा के साथ सेठ जी के घर चला जाता है। पुष्पा राहुल से बोलती है, राहुल तुम यहीं रुको, मैं अभी रसोई में खाना बना कर आती हूँ। पुष्पा रसोई में चली जाती है और राहुल घर में बैठ जाता है। वो एक अखबार उठाकर पढ़ने लगता है। तभी वहाँ सेठ की बेटी आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल घबरा जाता है। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। तू पुष्पा का लड़का है ना? हाँ जी। तभी पुष्पा रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी? तेरा बेटा यहाँ रखी चीजों को छेड़ रहा था। अगर यहाँ से कुछ भी गायब हुआ तो तुझे ही उसकी भरपाई करनी होगी। राहुल, मैंने मना किया था ना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। माँ, मैं तो बस अखबार पढ़ रहा था। माफ कर दीजिए सेठ जी। पुष्पा राहुल को लेकर वहां से चली जाती है। घनश्याम की बेटी बहुत शरारती थी। वो सेठ का बटुआ उठाकर अपने कमरे में छुपा लेती है। अब आएगा मजा। घनश्याम को जब बटुआ नहीं मिलता तो वह पुष्पा के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। कल से मेरा बटुआ नहीं मिल रहा, ये जरूर तेरे बेटे ने ही चुराया है। नहीं सेठ जी, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं तुझे तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा और अगले 2 महीने तक तुझे बिना तनख्वाह के काम करना होगा, वरना मैं तेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म ना करो, मैं बिना पैसों के कैसे अपना घर चलाऊंगी। अब यही तेरी सजा है। पुष्पा रोते रोते वहां से चली जाती है। लेकिन सेठानी को बटुआ उसकी बेटी के कमरे में मिल जाता है और उसकी बेटी उसे सब सच सच बता देती है। कविता, आज तुम्हारी वजह से एक गरीब औरत का इतना अपमान किया गया है। क्या मैंने तुम्हें ये शिक्षा दी है कि किसी मासूम को ऐसे सताओ? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने गुस्से में ये सब किया। गुस्सा नहीं, ये तेरा घमंड है जिसका टूटना बहुत जरूरी है। चलो, अब तुम्हें मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। होली का दिन था। सेठ, सेठानी और कविता तीनों पुष्पा के घर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। पुष्पा बहन, गुस्से में मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मुझे भी माफ कर दो, मेरी वजह से आपको ये अपमान सहना पड़ा है, मुझे माफ कर दो राहुल। और सेठ उसकी पूरी तनख्वाह भी दे देता है। धन्यवाद सेठ जी और सेठानी जी। आज होली का दिन है। आज के दिन हमें सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। सभी लोग दिन में अपने घरों में ही रहते थे। सुमन, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस मौसम में मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो क्या घर पर ही पड़े रहोगे? चलो बाहर जाओ और काम करो, नहीं तो आज रात का खाना नहीं दूंगी। अरे, इतनी गर्मी में मुझे कौन काम देगा? हे भगवान, ये कामचोर इंसान मेरे ही पल्ले बांधना था। जब देखो काम चोरी का बहाना ढूंढता रहता है। सुमन की ऐसी बातें सुनकर श्याम काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। मोहन एक मजदूर था जो गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। उसकी बीवी सुमन बहुत सख्त किस्म की थी, क्योंकि वो और गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वो मोहन को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने को बोला करती थी। एक दिन सुमन के घर उसकी एक सहेली आती है जो पहले तो सुमन की तरह गरीब थी, लेकिन अब वो बहुत अमीर हो चुकी थी। हेलो सुमन, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, और सुनाओ, आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ?
मैं यही पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती हुई चलूं। सुमन और मीरा घर में बैठकर बातें करने लगते हैं। सुमन, तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है यार, तुमने एसी नहीं लगवा रखा क्या? अरे हमारे पास एसी लगाने के पैसे कहाँ हैं, बड़ी मुश्किल से तो घर चला पाते हैं। सुमन बहन, मेरे घर पे आना, वहां तुम्हें गर्मी का पता भी नहीं लगेगा, ठंड लगने लग जाएगी तुम्हें वहां तो। सुमन उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो रही थी। शाम होने पर जब मोहन घर वापस आता है, सुमन, मुझे एक गिलास पानी दे दो, आज तो गर्मी में जल ही गया हूँ। भगवान भी क्यों मेरी बीवी के जैसे गुस्सा है। तभी सुमन पानी लेकर वहां आती है और मोहन को दे देती है। आज का दिन कैसा रहा? अरे, बड़ी मुश्किल से एक दुकान पर सामान ढोने का काम मिला था। अच्छा सुनो, अब तुम कहीं ना अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो ताकि मैं भी अपने घर में एसी लगा सकूं। एसी? अरे सुमन, यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा और तुम्हें घर में एसी लगवाना है। एसी बहुत महंगा आता है। मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे बच्चों को अब एसी चाहिए ताकि हम भी घर में चैन से रह सकें। मोहन सोचता है, इसकी डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये तो भाई मुझे ही गिरवी न रखवा दे। क्या सोच रहे हो? मुझे इस महीने में एसी चाहिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बेचारा मोहन, इस गरीबी में तो उसने कभी भी एसी का नाम सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तो उसे अपने परिवार के लिए एसी खरीदना ही था। अगले दिन सुबह सुबह मोहन घर से काम की तलाश में निकल जाता है। बाजार में जाकर वो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाता है। हेलो सर, क्या लेना है आपको? बाबूजी, मैं तो यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, मेरे लायक कोई काम है क्या? अरे भाई, यहाँ कोई नौकरी नहीं है, पहले से ही यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, चलो निकलो तुम यहाँ से बाहर। मोहन को दुकान में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, तो वो पूछता है, अच्छा मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताओ, बाहर इतनी गर्मी और अंदर बिल्कुल ठंडा माहौल कैसे है? अरे बेवकूफ, यहाँ एसी लगा हुआ है, इसलिए सब ठंडा है, और ये तेरी औकात से बाहर है। ये देख, पूरे 40,000 रुपए का है ये एसी। मोहन एसी का दाम सुनकर दुकान से बाहर आ जाता है। इतने पैसे तो मैंने कभी एक साथ नहीं देखे जितने का ये एसी है। इस सुमन का तो दिमाग खराब हो गया है। और मोहन वहां से चला जाता है। दिन भर काम ढूंढने पर भी आज उसे कोई काम नहीं दे रहा था और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मोहन का चल चलकर हाल खराब हो गया था और मोहन सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। चल चलकर तो मेरी हालत खराब हो चुकी है, अब यहीं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। घर पर तो सुमन मुझे चैन से बैठने भी नहीं देगी, न जाने आज उसे कैसे समझाऊंगा। तभी सड़क पर एक गाड़ी आ रही थी और वो अचानक उस पेड़ से टकरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मोहन देखता है कि उस गाड़ी में एक आदमी घायल हालत में पड़ा था। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और एक रिक्शे में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अरे क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब, इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। अच्छा, तो तुम यहीं रुको। डॉक्टर उस आदमी को आईसीयू में ले जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस आकर मोहन से बोलता है, अब वो खतरे से बाहर है। तुम जानते नहीं, ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के मालिक हैं। बिना जाने तुम अकेले इन्हें यहाँ ले आए। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में तुम्हारे जैसे। तभी वहाँ उस आदमी के परिवार के लोग वहाँ आ जाते हैं, जिसमें वो सेल्समैन भी था। मोहन उन सबको देखकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर मोहन सुमन को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर सुमन बोलती है, अरे बेवकूफ आदमी, उनसे कुछ पैसे तो ले लेता, क्या पता वो तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ पैसे ही दे देते। चलो वापस उनके घर जाओ और पैसे मांगकर लेकर आओ। नहीं सुमन, पैसों के लिए मैं किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैला सकता। तभी उनके घर सेल्समैन और एक आदमी आता है। देखिए, डॉक्टर ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया। अगर आज आप न होते तो न जाने मेरे पिताजी का क्या होता। हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में काम करें। अच्छा, तो आप कितनी सैलरी दोगे?
हम आपको पूरे 20,000 रुपए देंगे। देखिए सर, उनकी मदद करना मेरा फर्ज था, उसके बदले आपका ये एहसान नहीं ले सकता। नहीं मोहन जी, आप अच्छे और सच्चे ईमानदार इंसान हो। हमें आपके जैसे ही इंसान की तलाश थी जो दुकान के सामान की रखवाली कर सके। और मोहन वहाँ नौकरी करने के लिए मान जाता है। और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मोहन और सुमन उस गिफ्ट को खोलकर देखते हैं तो उसमें एक एसी था। आखिरकार तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ही कर दी। अब मोहन और उसका परिवार गर्मी में आराम से चैन की नींद ले पाते थे।